नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूं। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से, लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। प्रधानमंत्री के विदेश दौरे को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, बातचीत हो रही है। चाइना से के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उनसे जो मुलाकात 5 सालों के बाद मीडिया उसको खूब हाइक दे रहा है कि किस कदर इतने लंबे समय के बाद इनसे मुलाकात की जा रही है, और ये बहुत सारी चीजें, बहुत सारी खबरें चल रही हैं। इन सबके बीच में एक बड़ी अहम खबर ये आ रही है कि जो मुलाकात इन दोनों राजनेताओं की थी वो शुद्ध रूप से व्यावसायिक मुलाकात थी, और ये व्यवसाय कोई सरकारों के बीच का व्यवसाय नहीं था, बल्कि ये भारत के उस पसंदीदा व्यवसायी के लिए एक प्रतिनिधि के तौर पर प्रधानमंत्री मुलाकात करने गए थे, जिनका नाम है गौतम अडानी। दरअसल एक बहुत तेजी से एक सामने आ रहा है एक कंपनी का नाम, जो अभी हाल में रजिस्टर हुई, 2 सितंबर को उसका रजिस्ट्रेशन बताया जा रहा है, और उस कंपनी को काम का किस तरीके से उसको काम मिले और ये सारी चीजों की बातचीत हुई, इसकी चर्चा चल रही है। जैसा आप देख पा रहे हैं, अखिल स्वामी सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है। हम आपसे, अखिल सर, सबसे पहले हम इसी को समझना चाहते हैं कि ये चल क्या रहा है एक्चुअल में। जो क्लिप अभी जो स्क्रीन पे दिख रही है, ये जो बात चल रही है, क्या सच्चाई है इसके पीछे? अडानी, प्रधानमंत्री, शी जिनपिंग, क्या कनेक्शन है इसका? देखिए राम प्रकाश जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं जैसे आपको पता नहीं है। पता तो आपको भी है। पहले तो मैं जय संविधान कहना भूल गया, जय संविधान कहता हूं। अच्छा, उसके बाद असली मुद्दा यह है, देखिए तथ्य तो तब पता चलेंगे जब इसकी डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स इसकी इंफॉर्मेशन देगा कि ये जो आज सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो ट्वीट्स हो रहे हैं और चीज प्रचलित है, ये सही है या गलत। भाई ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। इस सेंसिटिव मुद्दे पे डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स को बिल्कुल तुरंत आके स्पष्टीकरण देना चाहिए। अगर ये सच है तो बड़ा गंभीर मसला है। इसका मतलब यह है कि हम लोग जो आक्षेप लगा रहे थे कि भाई बांग्लादेश के अंदर सरकार इसलिए गई क्योंकि वहां पे एक अडानी जी के साथ एक पावर परचेज एग्रीमेंट हुआ था, जो गोड्डा झारखंड के अंदर पावर प्रोजेक्ट लगा और उसे सारी फैसिलिटी दी गई, अडानी जी को फैसिलिटी दी गई। अच्छा, श्रीलंका की सरकार भी इसीलिए गई, वहां भी एक ऐसी जगह एक ऐसा पावर प्रोजेक्ट लगा दिया गया जो बड़े सेंसिटिव एरिया में था और जो इकोलॉजिकल बैलेंस को गड़बड़ कर रहा था, तो जनता का आक्रोश भड़कर वो सरकार भी बदल गई। खैर, चीन की सरकार तो बदलने वाली नहीं है, वो तो उन्होंने अपना पट्टा लिखवा लिया है, जब तक जीवित रहेंगे वो रहेंगे। लेकिन हिंदुस्तान के हितों का समझौता अगर चीन के साथ हो रहा है तो बहुत खतरे का विषय है। भाई इसका मतलब यह है, जैसा बताया गया है उस ट्वीट में बताया गया, जो सोशल मीडिया में बहुत तेजी से दौड़ रहा है, वो ट्वीट भी अगर हो सके तो आप दिखा दीजिएगा। उसमें यह स्पष्ट बताया जा रहा है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई और वो कंपनी क्या काम करेगी, वो नेटवर्किंग का काम करेगी, और उसमें चीन की कंपनी इन्वॉल्व है और अडानी जी की कंपनी इन्वॉल्व है। इसका मतलब जो अभी तक सारे प्रोजेक्ट्स, टर्नक्री प्रोजेक्ट हिंदुस्तान के अंदर चल रहे हैं जिसमें चीन का इन्वॉल्वमेंट है, अब उसमें अडानी जी हिस्सेदार हो जाएंगे। अच्छा, एक तरफ तो आप चीन से इस प्रकार की दोस्ती कर रहे हैं जो सबसे अविश्वसनीय व्यक्ति पूरे देश, पूरे विश्व के अंदर हो सकता है, उससे तो आप चीन के साथ पेंग बढ़ा रहे हैं। अच्छा, दोष ये लगाते हैं कि नेहरू ने विश्वास क्यों किया। देखिए राम प्रकाश जी, आप भी जानते होंगे, अगर आप एक आदमी कोई एक बार आपको धोखा दे, उसको आप धोखा कहते हैं। दूसरी बार धोखा कहें उसको बड़ा धोखा कहते हैं, और तीसरी बार धोखा दे और तब भी आप उसमें विश्वास करें, इसको क्या कहते हैं। अब मैं कहूंगा तो अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज हो जाएगा, तो मैं तो कहूंगा नहीं, इसलिए कि फिर होगा कि अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज कर रहे हैं आप। लेकिन वास्तविकता में चीन पे आप विश्वास कर रहे हैं। चीन ने बार बार आपको धोखा दिया है। अभी सेना वापस ले रहा है, फिर उसमें 1-2 लाख करोड़ का अडानी जी और चीनी कंपनियों का फायदा हो जाएगा। अच्छा, फिर अडानी एयरपोर्ट पे
आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 16-17 हजार करोड़ का ऋण माफ कर दिया, ये भी सोशल मीडिया पे चल रहा है, इसका भी स्पष्टीकरण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देना चाहिए। भाई पैसा तो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लगा हुआ है ना, डिपॉजिटर्स का लगा हुआ है, इसलिए थोड़ी हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसा जुटाया है कि वो जाके अडानी जी को आप उनके ऋण माफ कर दें, जो विश्व का सबसे बड़ा आदमी है। और ये भी खबर मिली है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है जिसकी निर्मला सीतारमण चेयरमैन है, उसमें $4 बिलियन अडानी जी को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट देने का भी आदेश हुआ है। अच्छा, दूसरी तरफ कनाडा से आपकी ये दुश्मनी चल रही है। अब वहां के राजदूत जो संजय जी हैं वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हिंदुस्तानी बच्चे कनाडा पढ़ने न जाएं, वहां बड़ा कष्ट है, वहां एक एक कमरे में 12-12 बच्चे रहते हैं। अरे वहां तो एक कमरे में 12 बच्चे रहते हैं, हिंदुस्तान में तो एक झुग्गी में 18 आदमी रहते हैं। आप मुंबई में चले जाइए। अरे अच्छा, नौकरी हिंदुस्तान में अगर नहीं मिलेगी, शिक्षा नहीं मिलेगी, तो लोग कनाडा अमेरिका क्यों नहीं जाएंगे? अच्छा, 5 करोड़ आदमी आपके विश्व में दूसरे देशों में रहते हैं, गिरिराज सिंह अलग भाषण दे रहे हैं, काट दो, पीट दो, एक मारे 100 मारो। अरे भैया, ये आपकी क्लिपिंग जो है ये अमेरिका कनाडा वाले नहीं देखेंगे क्या? हमारे हिंदुस्तान के हमारे बच्चे जो वहां रह रहे हैं उन पे रेसिस्ट अटैक नहीं होंगे क्या? लेकिन आपको केवल चुनाव जीतना है, चुनाव जीतने के लिए देश में आग लगा के आपको हाथ तापना पड़े, आप उसके लिए भी तैयार हैं। तो चीन से दोस्ती और कनाडा अमेरिका से दुश्मनी। अब अमेरिका कनाडा में कोई अगर प्रोजेक्ट लगाना होगा अडानी को, वहां जाके झूला झूल लेंगे, उनसे दोस्ती बढ़ा लेंगे। ये किस प्रकार की कूटनीति देश के अंदर हो रही है? एक और खबर है सर, ऐसे ही आपने गुजरात का जिक्र किया तो उससे लिंक जरा वो भी पूछ लूं मैं। अभी खबर छपी है 2 दिन पहले की कि अमेरिका में जो अवैध रूप से घुसने वाले लोग हैं उनमें सबसे ज्यादा लोग गुजराती हैं, जो सबसे ज्यादा पकड़े जा रहे हैं वो गुजराती हैं। तो गुजरात तो सर सबसे बेहतरीन राज्य है, उसी राज्य के विकास का मॉडल पूरे देश में बेचा जा रहा है, फिर गुजरात से लोग क्यों भाग रहे हैं, क्यों छोड़ना चाहते हैं गुजरात ऐसे लोग? नहीं, इसलिए कि लूट लिया है जितना लूटना है। भाई जितने लोग आज हिंदुस्तान छोड़ के भागे हैं और बैंकों का पैसा लूट के भागे हैं, उसमें आप स्टेट वाइज उनकी ओरिजिनल प्लेस ऑफ वो निकाल लीजिए, उसमें 80% आपको गुजरात के लोग मिलेंगे। अच्छा, लूटा ही गुजरात के लोगों में है। आज एक और शाह साहब का नाम आ रहा है जिन्होंने 100 करोड़ का लोन लिया और बैंक से लेके वो अपना जाके अपनी पत्नी के साथ विदेश निकल आए। तो कोई पटेल निकलता है, कोई शाह निकलता है, कोई पोद्दार निकलता है, कोई कुछ निकलता है, लेकिन एक ललित मोदी को और विजय माल्या को छोड़ के ज्यादातर लोग गुजरात के हैं, तो इसलिए छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा, कुछ तो वैसे जा रहे हैं, अच्छा वहां पे, और कुछ जो है वो 10 आदमी वहां पे अमेरिका में रोज घुसने का प्रयास करते हैं, उसमें 5 गुजराती हैं। अच्छा, उसमें हिंदुस्तान के कैनेडियन एम्बेसडर कह रहे हैं कि अमेरिका कनाडा मत जाओ। अरे यार, तो क्यों ना जाओ? इसलिए कि वहां पे आपने अपने देश के अंदर ऐसा वातावरण पैदा कर दिया है कि रेसिस्ट अटैक हमारे हिंदुस्तानियों पे शुरू ना हो जाए वहां पर। बिल्कुल। अभी खैर, अब ये तो सर गुजरात को लेकर के बहुत सारी बातचीत हो जाती है, हर बार गुजरात मॉडल के बाद गुजरात मॉडल पे ही तमाम चुनाव लड़े गए। अगर हालात ये हैं तो फिर वहां की जनता को भी मुझे लगता है उसके लिए बराबर जिम्मेदार है ऐसे हालातों के लिए। खैर सर, हम जरा चुनावी राज्यों की तरफ बढ़ते हैं। अब महाराष्ट्र में, झारखंड में इलेक्शन हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश के 10 अहम विधानसभा सीटों पर इलेक्शन होने थे, 1 रोक दिया गया है, 9 पर हो रहे हैं बाई इलेक्शंस। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें सर, तो किस तरीके का माहौल आप देख रहे हैं? क्योंकि बहराइच हिंसा के सहारे एक माहौल बनाने की कोशिश तो हुई, लेकिन उन भाजपा के अपने विधायक ने जिस तरीके के खुलासे किए, क्या उसके बाद ऐसे माहौल का कोई फायदा होगा सत्ता को? देखिए, असली मुद्दा यह है कि अखिलेश यादव ने एक बात तो स्पष्ट कर दी, और वो ये है कि उन्होंने जो भी सीटें अनाउंस की हैं, हमेशा से होता था ओबीसी के रणनीति और पीडीए की बात राहुल गांधी करते थे, कांग्रेस करती थी, सब लोग करते थे, लेकिन टिकट बांटते समय उस चीज का ध्यान नहीं रखते थे। अखिलेश यादव ने 9 सीटें बांटते समय उस चीज का पूरा ध्यान रखा है। उन्होंने सारी की सारी सीटें दी ही पीडीए को हैं। उन्होंने एक भी उस क्लास को नहीं, उस समाज को नहीं दी है जो उनको वोट नहीं देता है। इस बार उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, 9 की 9 सीटें उन्होंने पीडीए को दी हैं। भाई जो आप बोलते हो करके तो दिखाओ। तो असली मुद्दा यह है, अच्छा जिस प्रकार से एक कुर्मी एमएलए को जिस प्रकार से पीटा गया और एफआईआर, खैर बाद में उनसे बार्गेन हुआ, उनकी बात मान ली, वो पूरा कुर्मी समाज बहुत ज्यादा उद्वेलित है उसकी वजह से। और आप जानते हैं कि कुर्मी बेल्ट है उत्तर प्रदेश के अंदर, अभी तक तो कुर्मी और यादवों की लड़ाई करके भारतीय जनता पार्टी जीतने का प्रयास करती थी। संजय निषाद अलग परेशान है, संजय निषाद को कोई सीट नहीं दी, दिल्ली गए, दिल्ली में डांट खाए, ईडी का
उन्हें दिखा दिया गया कि बेटा अंदर कर देंगे, चक्कर में मत पड़ो, वो अपना लौट आए। लेकिन अंदर अंदर अनुप्रिया पटेल भी कह रही हैं, संजय निषाद भी कह रहे हैं, ओपी राजभर भी कह रहे हैं, क्योंकि यहां तो जो चंगुल में फंसा वो गया। तो अखिलेश यादव ने बेसिकली जो पीडीए का फॉर्मूला है उसको आगे बढ़ाया है। भाई जब वो खुली नंगी हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं तो आपको बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब का साथ देना पड़ेगा। जिनको हिंदू नहीं मानते, जब आप मंदिर में नहीं घुसने देते, जिनको आप इलेक्शन तक हिंदू मानते हो उसके बाद हिंदू नहीं मानते, तो मानी बात है कि अगर आप वहां वो वाली राजनीति करोगे तो उसकी केवल एक काट है जो हिंदुस्तान के लिए हानिकारक है, लेकिन उसके अलावा विपक्ष के पास कोई विकल्प नहीं है। जैसे जरांगे पाटिल महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी का समर्थन कर रहे हैं, वैसे ही फोर्सेस को खड़ा करना पड़ेगा, जिससे कि आप अच्छा वहां देवेंद्र फडणवीस के लिए गाने बन रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जो है वो सबसे बड़े नेता महाराष्ट्र के हो गए, जबकि वहां सारा का सारा क्रोधी देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ है। तो इस समय तो लेकिन अब वही है, चुनाव आयोग जब उनके साथ है और सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे रहा है कि एनसीपी का जो चुनाव चिन्ह है वो घड़ी जो है अजीत पवार यूज करेंगे, डिस्क्लेमर लगा देंगे। 3-4 साल हो गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई निर्णय नहीं हो रहा, और अजीत पवार को अपर हैज दे दिया उन्होंने। बिल्कुल। अभी सर हम जब उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, एक बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश में और हुआ इंडिया गठबंधन के लिहाज से, वो कितना इंपॉर्टेंट है और उसका क्या फायदा होने जा रहा है इंडिया गठबंधन को, जिसमें जिस तरीके से कांग्रेस ने ये कहा कि नहीं समाजवादी पार्टी 9 की 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, अगर कोई उम्मीदवार होगा भी कांग्रेस का तो वो सपा के ही सिंबल पर चुनाव लड़ेगा, और लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो पूरा कंधे से कंधा मिलाकर के चुनाव प्रचार अभियान में शामिल होंगे। कितना अहम कदम है ये? नहीं वो तो है ही, और बल्कि फूलपुर के अंदर क्या हुआ है आपको पता ही होगा कि फूलपुर के अंदर कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष हैं, कोई यादव जी है, उन्होंने फूलपुर में अपना कैंडिडेचर भर दिया था। उनको कांग्रेस पार्टी ने, अजय राय ने नोटिस दे दिया कि भैया आप पद से हटाए जाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से वो स्ट्रेटेजी थी कि भैया इंडिपेंडेंट लड़ाओ, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के वोट कटें, और वहां पे जो फूलपुर के अंदर इसका अखिलेश यादव का कैंडिडेट है वो एक वर्ग से आता है, ये दूसरे वर्ग से आता है। तो असली मुद्दा यह है कि अगर स्ट्रेटेजिकली आपको फाइट भी करना पड़े, स्ट्रेटेजिकली फाइट कीजिए, जिससे कि जो संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी शक्तियां हैं उनके हाथ कमजोर हों। स्ट्रेटेजिक लड़ाई होनी चाहिए। जैसे हरियाणा के अंदर ये चंद्रशेखर आजाद को ले गए, बहन मायावती को ले गए, उनसे जजपा से और आईएनएलडी से गठबंधन कराया, उस प्रकार की कूटनीति की भी आवश्यकता है। स्ट्रेट केवल अखिलेश यादव लड़ेंगे तो फिर उनको यादव मुसलमान पार्टी घोषित कर दिया जाएगा। तो वहां पे आपको ये देखना है कि कुर्मी भी आपके साथ आ जाए, दलित भी आपके साथ आ जाए, जिसका ध्यान, जैसे पहले भी मैंने कहा, 9 सीटों पर अखिलेश ने रखा है। 9 की 9 सीटें उन्होंने पीडीए का उनको कैंडिडेट्स को दी हैं, कोई ऐसे समाज को नहीं दी है जो उनको वोट नहीं करता है, केवल उनका दुरुपयोग करता है। जी, महाराष्ट्र का आपने देवेंद्र फडणवीस का जिक्र किया कि उनके अगेंस्ट ही सारी नाराजगी है, लेकिन अजीत पवार और एकनाथ शिंदे हो या देवेंद्र फडणवीस हो, इनके बीच में समझौता बहुत आसानी से हो गया, जबकि वहीं एमबीए में की जो खबरें हैं वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। भले ही वो 85 सीटों का फॉर्मूला सामने आया हो, लेकिन अभी भी कॉन्क्रीट चीजें जो है वो नहीं हो पाई हैं। नाराजगी एमबीए में खत्म नहीं हो रही है, तो क्या उसका नुकसान नहीं होगा और देवेंद्र फडणवीस या शिंदे गुट को इसका सीधा फायदा नहीं मिलेगा? कहीं ऐसा तो नहीं राम प्रकाश जी आप गोदी मीडिया ज्यादा देखने लगे? ये कहाँ की बातें कर रहे हैं महाराज, कहाँ की बातें कर रहे हैं? सर ये बात अभी ठीक है, गोदी मीडिया कहा जाए या जो भी कहा जाए, लेकिन ये खबरें तो है ना, चर्चा में तो है ना ये सारी चीजें। कौन चला रहा है ये खबरें? ये खबरें कौन चला रहा है? सोशल मीडिया चला रहा है सर, पिछले 10 दिन चला रहा है। गोदी मीडिया ने ये चर्चा चला रखी है कि चीन से समझौता हो रहा है, हमने पड़ोसी से दोस्ती बना ली है, अमेरिका कनाडा दुष्ट राष्ट्र हैं, उनसे हमें दूरी बनानी चाहिए, वो हमें एक्सप्लॉइट करते हैं। अरे गोदी मीडिया ज्यादा मत देखा करो महाराज, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये बताइए, महाविकास आघाड़ी में ये स्पष्ट बात है कि नाना पटोले कुनबियों के महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता हैं, जो बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। वो कांग्रेस के वो हैं। जरांगे पाटिल जो हैं, उनका केवल एक सिद्धांत है, वो कह रहे हैं मैं वहां कैंडिडेट खड़ा करूंगा, मैं एकनाथ शिंदे के खिलाफ भी नहीं करूंगा, मैं अजीत पवार के खिलाफ भी नहीं करूंगा, मैं महाविकास आघाड़ी के खिलाफ भी नहीं करूंगा, मैं केवल वहां मराठा कैंडिडेट खड़ा करूंगा जहां पे देवेंद्र फडणवीस का कैंडिडेट बीजेपी का कैंडिडेट होगा। मेरा काम केवल बीजेपी को हराना है। और जरांगे पाटिल इज सच ए बिग फोर्स इन
महाराष्ट्र जरा पूछ लीजिए मराठियों से आप। जरांगे पाटिल के पास इतना सपोर्ट बेस है, जहां पे बीजेपी का मराठा कैंडिडेट होगा जरांगे पाटिल वो वोट काटेगा, और जहां पे मराठा कैंडिडेट महाविकास अघाड़ी को वो कैंडिडेट नहीं खड़ा करेगा, दलित कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो कह रहा है कि मैं कैंडिडेट नहीं खड़ा करूंगा। इतना बड़ा फैक्टर है। और यहाँ पे आप देखिए 3 दिन से दिल्ली के अंदर मीटिंग चल रही है, अजीत पवार की और एकनाथ शिंदे की और शाह साहब की। शाह साहब डिसाइड कर रहे हैं, अजीत पवार के वो पता चला रितेश राणा एनसीपी से लड़ेंगे, नवाब मलिक नहीं लड़ेंगे, उनकी बेटी लड़ेंगी, जिसान सिद्दीकी को एनसीपी टिकट देगा। ये कौन डिसाइड कर रहा है? अरे वहां कम से कम ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई है, 80% सीटें उन्होंने अनाउंस कर दी हैं। लेकिन जो एक गोदी मीडिया का एक सेगमेंट है वो केवल ये प्रचार प्रसार करने में लगा हुआ है कि महाविकास अघाड़ी में आपस में लड़ाई है। अरे महाविकास अघाड़ी तो जानती है कि अगर चुनाव नहीं जीती तो खत्म हो जाएंगे, सब जेल जाएंगे। नाना पटोले भी जाएंगे, उद्धव ठाकरे भी जाएंगे, आदित्य ठाकरे भी जाएंगे और शरद पवार भी जाएंगे। और ये जानते हैं अगर जीत गए तो हिंदुस्तान की राजनीति पूरी पलट जाएगी। और महायुति के अंदर एक जिनको उन्होंने एनसीपी के जो शिवसेना एकनाथ शिंदे के आदमी को थाने के अंदर घुस के जिसने गोली मारी, उसकी पत्नी को टिकट दे दिया है। तो अजीत पवार की क्या हैसियत औकात है आप जानते हैं। जब वहां पे शिवसेना वाले कहते हैं एकनाथ शिंदे वाले कि एनसीपी वालों के साथ बैठ के हमें उल्टी आती है, उसको आप वो नहीं मानते मतभेद, उसको तो ले लेते हैं ये तो मजाक होगा। आपने अजीत पवार का नाम ले लिया सर, अजीत पवार की राजनीति जो है उसको आप कैसे देख रहे हैं पोस्ट इलेक्शंस? अजीत पवार इज फिनिश्ड पॉलिटिकली, कंप्लीटली फिनिश्ड। उनका राजनीतिक जीवन खत्म। वो भी अब बीजू पटनायक, वो जो बीजेडी वाले हैं या उधर वाले हैं, क्या नाम है उनका, बीआरएस वाले हैं या वाईएसआर कांग्रेस वाले हैं या आईएनएलडी वाले हैं, वो अजीत पवार का हाल होना है। नोट कर लीजिए, 45-50 सीटें मिलेंगी जिसमें 10 लोग जो है बीजेपी के घुसपैठिए हैं। 40 सीटें मिलेंगी, 15 जीतेंगे, अपनी सीट भी हार जाएंगे अजीत पवार। अगर 15 सीटें जीतेंगे तो उसके बाद हैसियत उनकी न शरद पवार के पास वापस जाने की रह जाएगी, क्योंकि उनके विधायक उनकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि वो इलेक्शन हार चुके हैं। और महायुति के पास अगर जरूरत होगी वो कहेंगे भैया तुम्हारी जरूरत है तुम निकल लो यार, एक आदमी है तुम्हारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारी केंद्र सरकार तुम्हारी वजह से नहीं गिरती है। इससे अच्छी स्थिति में एकनाथ शिंदे हैं, 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। जब मोदी जी उनको हड़काएंगे, हमेशा हड़काएंगे, कहेंगे दिल्ली से भी सपोर्ट वापस ले लूंगा, तुम्हारी भी सरकार एक अल्पमत पे आने की संभावना हो जाएगी। नीतीश कुमार उधर 28 तारीख को निर्णय ले ही रहे हैं। तो एकनाथ शिंदे बेटर प्लेस्ड हैं। अजीत पवार की आज की तारीख में राजनीति खत्म हो गई है। अजीत पवार का एमबीए की तरफ आने की संभावना नहीं दिख रही है? अगर सरकार सर अगर सत्ता में एमबीए आती है तो एमबीए में नहीं आ जाएंगे क्या? शरद पवार लेंगे नहीं? उद्धव ठाकरे विरोध करेंगे? कांग्रेस विरोध करेगी अजीत पवार को? आप राम प्रकाश जी बात कर रहे हो, एक बार सुनाया है किस्सा। एक पुल के ऊपर एक हाथी जा रहा था, उसके ऊपर एक चूहिया बैठी थी। अच्छा, पुल हिलने लगा बाहर से, तो चूहिया कहती है मैं नीचे उतर जाऊं क्या, पुल हिल रहा है मेरे बाहर से, पुल तो नहीं हिल रहा है। अरे यार, जिसकी सीटें ही 10-12 आएंगी, महाविकास अघाड़ी की अगर क्लेश मेजॉरिटी आई, वो काहे को इस बेताल को अपने कंधे में ला देंगे, और नहीं आई तो महायुति इनको क्यों ला देगी? वो तो दोनों तरफ से लती आए जाएंगे। लेकिन सर जब अजीत पवार गए थे तो बात होती थी तो कहा तो यही जाता था ना कि सब कुछ शरद पवार की मर्जी से हो रहा है। शरद पवार चाहते थे कि ये इनको बचा लें, ये जेल ना जाए, इसलिए उन्होंने भेज दिया। तो अब जब सत्ता नहीं रहेगी तो उनको वापस क्यों अपने साथ नहीं लेंगे वो? अरे यार, यही तो मैं आपसे कह रहा हूं। देखिए, 2 स्थिति है, ये भी बात आप जो कह रहे हैं सही है। 2 स्थिति है, एक हो गया महाविकास अघाड़ी को क्लियर मेजॉरिटी मिल गई। अच्छा, जहां महाविकास अघाड़ी को क्लियर मेजॉरिटी मिल गई और उसके बाद महायुति के अंदर अपोजिशन में बैठने की बात आएगी। अब आनी बात है 70-80 सीटें अगर बीजेपी को मिल गई और 15-15 सीटें इन दोनों को मिल गई, तो उसके बाद 100 सीटें के मान लीजिए आसपास मिली, तो उसके बाद इनका महाविकास अघाड़ी पे तो इनका कोई योगदान रहेगा नहीं। महाविकास अघाड़ी क्यों लेगी जब क्लियर मेजॉरिटी आ जाएगी? वो कहेंगे काहे शेयर करें पावर। अगर मान लीजिए महाविकास अघाड़ी की 125 सीटें आई और 20 सीटें 15 सीटें अजीत पवार की आई और 15-20 सीटें एकनाथ शिंदे की आई, तो अजीत पवार भी और एकनाथ शिंदे भी उद्धव ठाकरे के और शरद पवार के दूत हैं, ट्रोजन हॉर्सेस हैं, जो अमित शाह को पता है। उस समय वापस बुला लेंगे भाई। इसीलिए तो अमित शाह नहीं चाह रहे हैं कि इन लोगों को टिकट इनको ज्यादा दिए जाएं। ये भी चाह रहे हैं कि हमारे बीजेपी के लोग इनके सिंबल पे इलेक्शन लड़े।
यही कारण है कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार अंदर से भीतर घात करेंगे भारतीय जनता पार्टी का। इसीलिए मैं आपकी बात से आश्चर्य हुआ जब आपने कहा कि महाविकास अघाड़ी में युद्ध छिड़ा हुआ है। महाविकास अघाड़ी में कोई युद्ध नहीं छिड़ा हुआ है, केवल एक उनको ये दर्शन देना है जिससे कि जो कुनबी वोट है वो भी ये ना सोचे कि नाना पटोले की चांस नहीं है, उद्धव ठाकरे के शिव सैनिक भी ये समझें। और इसीलिए एकनाथ शिंदे अड़े हुए 85 से कम सीट नहीं लूंगा, जितने उद्धव को मिले उससे कम नहीं लूंगा। अच्छा, उनको 40-45 सीटें मिल गई, वो चले जाएंगे महाविकास अघाड़ी में, उनको क्या परेशानी है, उन्हें दे देंगे उद्धव ठाकरे 1-2 मंत्री पद और दिल्ली की सरकार भी गिर जाएगी। 7 वो और 1 अजीत पवार, 8 लोग, इट्स ए बिग फैक्टर। सर थोड़ी बात झारखंड की कर लें जरा। झारखंड के चुनाव की क्या कुछ लेकर के खबरें हैं, क्या चल रहा है वहां पर? क्योंकि जिस तरीके से झारखंड में हालांकि बहुत आसानी से सीटों का बंटवारा भी हुआ, भारतीय जनता पार्टी के पास खैर कोई दिक्कत ही नहीं थी, उन्होंने तो और आसानी से वो कर लिया वहां पर। लेकिन क्या झारखंड का रिजल्ट जो है वो बिहार के लिए भी जमीन तैयार करने का काम करेगा, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या भारतीय जनता पार्टी, जो भी सत्ता में आए? उड़ीसा के राज्यपाल रात के समय अजय कुमार जो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं जमशेदपुर से, उन्होंने आरोप लगाया है कि रात के समय घर के पिछवाड़े से निकलकर बिना अपने गार्ड्स को बताए हुए एक काली स्कॉर्पियो में गांव-गांव घूम रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं और पैसा बांट रहे हैं। देखिए, इतना पैसा बहेगा, अडानी जी जानते हैं। अगर महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में आ गई और जेएमएम और कांग्रेस की और आरजेडी की सरकार झारखंड में आ गई, उसके बाद अडानी जी का बिस्तर बनने वाला है। इतना पैसा बटेगा कि हो सकता है राम प्रकाश जी, अगर आप भी झारखंड में रहते, आपके घर भी 10-5 लाख रुपए आ गया होता। इसलिए पैसे की कोई कीमत नहीं रहेगी, बटेगा, पूरी तरह से बटेगा। और दूसरी तरफ इन लोगों के पास पैसा नहीं है, क्योंकि सारे जो इनके पूंजीपति हैं इनको पैसा देने में डरते हैं, कल ईडी की रेड हो जाएगी। अच्छा, उनकी तो कार की तलाशी हो जाएगी, गवर्नर साहब को तो इम्यूनिटी मिली हुई है, उनकी तो कार की तलाशी भी नहीं होगी। तो असली मुद्दा यह है, देखिए ईमानदारी से झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़ी स्ट्रांग पोजीशन पे है, बड़े स्ट्रांग विकेट पे है। लेकिन जिस प्रकार से उड़ीसा के राज्यपाल, शिकायत कर दी गई है चुनाव आयोग से, लेकिन चुनाव आयोग सुनेगा नहीं, सुनेगा नहीं। 4 साल तक सुनवाई करेगा, 4 साल के बाद नया इलेक्शन हो जाएगा, बात पुरानी हो जाएगी, जैसे एनसीपी के विवाद में किया, शिवसेना के विवाद में किया। तो देखिए, अब तो लोकतंत्र को अगर बचाना है, अगर देश के अंदर संविधान बचना है, अगर तानाशाही में नहीं जीना है, तो सारी की सारी हमारी पगड़ी जो है मराठियों के पास रखी हुई है, चाहे तो हम लोगों को उड़ा दें, चाहे उसमें लात मार दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अखिल सर इन विषयों पर हमसे बात करने के लिए। अब तो स्थिति निश्चित तौर पे, क्योंकि जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं, चुनाव आयोग कार्रवाई करना तो दूर की बात है, अगर वो नोटिस कर दे भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को या किसी राज्यपाल को, वही मुझे लगता है विपक्ष की बहुत बड़ी जीत होगी और बहुत बड़ा मैसेज हो जाएगा। गिरिराज सिंह ने जो आज भाषण दिया है, गिरिराज सिंह ने जो भाषण दिया है, ये अगर तुम्हें एक झापड़ मारे 100 मारो, घर में बल्लम रखो, गड़ासे रखो, हथियार रखो। गिरिराज सिंह खुलेआम एक केंद्रीय मंत्री देश की जनता को विद्वेष के लिए, हिंसा के लिए भड़का रहे हैं, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। और यही वीडियो इनकी कनाडा वाले भी देख रहे हैं, अमेरिका वाले भी देख रहे हैं। अगर वो भी घुसपैठिया हम हिंदुओं को कहने लगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा, ये गिरिराज सिंह से कोई पूछ ले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे मामले बहुत गंभीर हैं और केंद्रीय मंत्री जिन्होंने शपथ ली हुई है वो इस तरीके के बयान कर रहे हैं। जिस दिन उनकी यात्रा शुरू होने से पहले भी मैंने इस पर बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा किया था। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूं। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से, लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।